हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता की 5 बहुएं थी। उसकी 2 बहुएं, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू पायल गांव से थी। बाकी की 3 बहुएं कीर्ति, मंजू और ज्योति शहर में रहती थी। उसकी 5 बहुएं एक साथ गर्भवती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी 5 बहुओं की देखभाल करे तो करे कैसे। एक दिन वो घर के आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है। तभी उसके सबसे छोटे बेटे राम का कॉल आता है। हाँ बोल बेटा, कैसा है तू? बहू कैसी है? सब ठीक तो है ना? माँ कुछ भी ठीक नहीं है। अरे मैं कब से आपको बुला रहा था, लेकिन आप हो, आप तो मेरी बात सुनती नहीं हो। मुझसे अकेले अब इन 3 औरतों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही। बेटा मैं तेरी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। मैं तेरी दोनों गर्भवती भाभियों को छोड़कर कैसे आ जाऊँ? अगर मैं वहाँ आ गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? माँ जो हाल आपका वहाँ पे है ना, वही हाल मेरा यहाँ पे है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं अपनी पत्नी ज्योति के साथ साथ कीर्ति और मंजू भाभी का भी ध्यान रखता हूँ। वो तीनों की तीनों गर्भवती है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि किस टाइम क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सोचती हूँ कुछ। माँ आपको जो भी सोचना हो जल्दी सोचो यार, मुझे ऑफिस के काम में ना बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। राम इतना कहकर फोन रख देता है और ममता पूजा करके रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी उसका पति राजवीर वहाँ आता है। अरे ममता सुनती हो? अरे मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना दो। जी अभी बनाती हूँ, आप चलिए बैठिए बाहर, मैं बना कर ले आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ? जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो राम का फोन आया था। बड़ा परेशान है वो परेशान अपने खुद की वजह से है। अरे जब हमने उसे बोला कि तीनों बहुओं को गांव छोड़ जा, तो वो कहता है कोई तैयार नहीं है। तो परेशान रहने दो उसे। आप भी ना हमेशा उसे ही सुनाते रहते हैं। उसने भेजने के लिए थोड़ी मना किया है, वो तो बोल ही रहा था। लेकिन जब बहुएं आने के लिए नहीं तैयार है तो वो क्या करे? तो उस निकम्मे को बोलो कि बहुओं को गांव आने के लिए राजी करे, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहुएं रानी और पायल भी गर्भवती हैं। तुम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती कि वैसे हमारे साथ रहती है हमारी सास, और आज जब हमें जरूरत है तो अपनी गांव की बहुओं को छोड़कर शहरी बहुओं के पास चली गई। बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे राम से इस बारे में बात करनी चाहिए। ममता इतना कहकर राजवीर को चाय बनाकर दे देती है, जिसके बाद राजवीर रसोई में चला जाता है और ममता अपनी दोनों बहुओं के लिए नाश्ता लेकर अपनी बड़ी बहू रानी के कमरे में जाती है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गई, वरना मुझे अलग अलग कमरों में जाना पड़ता। आपको बहुत काम करना पड़ता है ना माँ जी, हमारे होते भी आपको कोई सुख नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला जेठानी जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि माँ जी हमारे सामने काम करती हैं। नहीं नहीं बहुओं, तुम दोनों ज्यादा मत सोचो। अब इस समय में तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तुम दोनों नाश्ता करके आराम कर लो, मैं बाकी के काम समय से निपटा लेती हूँ। तुम दोनों को कुछ और खाने का मन है तो बता देना। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद ममता वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन फिर से राम का कॉल आता है। तभी ममता उसे उसके पिता की कही हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहता है, वैसे माँ बात तो सही कह रही हो, इसके सिवा ना हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं आज ही ना सबसे बात करता हूँ, क्योंकि माँ ऑफिस के साथ साथ ना मैं इन तीनों की ना जिम्मेदारी नहीं उठा सकता यार। ठीक है बेटा, अब तू इन तीनों से बात कर ले, और अगर वो हाँ करती हैं तो समय से उनको लेकर गाँव आ जा, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है ना, तो उनका सफर करना ठीक नहीं होगा। जी माँ ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए जाता हूँ और शाम को ना इन तीनों से बात करके आपको फोन करके बताता हूँ। अब कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। राम इतना कहकर कॉल काट देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस से घर आता है और अपनी दोनों भाभी कीर्ति, मंजू और अपनी पत्नी ज्योति को आवाज देकर बुलाता है। मुझे आप सभी से ना कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए देवर जी। कल सुबह होते ही हम सब गांव जा रहे हैं, आप लोग ना अपनी पैकिंग कर लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ना मैं यहाँ अकेला हूँ और इस हालत में ना आप लोगों को ना ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो मुझसे तो उतना हो नहीं पाता ना। मान के चलो कल को कोई मुझसे गलती हो गई, लापरवाही हो गई, तो पिताजी तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। इसलिए मैं आप सबको ना माँ के पास लेके चलूंगा। वैसे बात तो आप सही कर रहे हैं देवर जी, हमें भी कुछ नहीं पता है कि ऐसे समय में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस टाइम पर सर पर किसी बड़े का साया होना बहुत जरूरी होता है। हाँ देवर जी, जेठानी जी सही कह रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ज्योति तुम्हारा क्या मन है? जब सभी ने मन बना ही लिया है
तो मेरे न मानने से कौन सा कोई रुक जाएगा, जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, आप लोग जाके ना आराम कर लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिएगा, और हम लोग ना कल सुबह ही निकल जाएंगे। राम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कीर्ति, मंजू और ज्योति भी अपने अपने कमरों में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देती है। अगले दिन राम सभी को लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद राम सबको लेकर गांव पहुंचता है, जहां एक तरफ ममता अपनी तीनों शहरी बहुओं को देखकर बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी जेठानियां रानी और पायल अपनी 3 देवरानियों को देखकर मुंह बनाकर आपस में बातें करने लगती हैं। ये तीनों बंदरियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आई ना? मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। ये अगर यहाँ रहने आ गई तो माँ जी का सारा ध्यान इन्हीं लोगों पर चला जाएगा और हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। हाँ भाभी, ये लोग बस मिलकर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन इनके बैगों को देखकर लग नहीं रहा है कि जाने वाली हैं। रानी और पायल आपस में बात करके उनसे मिलने के लिए उनके पास आती है और उन्हें पता चलता है कि डिलीवरी तक वो तीनों यहीं रहेंगी, जिसे सुनकर वो दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में चले जाते हैं और ममता अपनी 2 गांव और 3 शहरी बहुओं के बीच में फंस कर रह जाती है। सभी एक दूसरे से जलने के चक्कर में अपनी सास को ऑर्डर ही देती रहती थी और ममता उनके गर्भवती होने के कारण उनकी सारी विश को पूरा किया करती, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक दिन वो हॉल में बैठी हुई थी कि तभी उसकी तीनों शहरी बहुएं उसके पास आती। माँ जी, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप बना देंगी? हाँ बहू, क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में बना देती हूँ। माँ जी, जब आप मीठा बनाने जाएंगी ही तो मेरे लिए भी कुछ नमकीन बना देना। माँ जी, आप इनकी छोड़िए, मुझे पहले मार्केट लेकर चलिए, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। ममता की तीनों शहरी बहुएं उससे अपनी डिमांड बता ही रही थी कि तभी उसकी दोनों गांव की बहू पायल और रानी भी वहाँ आती हैं। माँ जी, आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? आपको तो मेरे साथ बाहर जाना था, मुझे घुमाने के लिए। चलिए घूम कर आते हैं। नहीं माँ जी, कहीं नहीं जाएगी। माँ जी मेरे साथ रहेगी, मुझे उनसे कुछ काम है, पहले वो मेरी बात सुनेगी। नहीं, पहले मेरी बात सुनेंगी माँ जी। नहीं, मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए सबसे पहले माँ जी मेरी बात सुनेंगी। मैं सबसे बड़ी हूँ तो पहले मेरी बात सुनी जाएगी, बस आगे कोई बहस नहीं। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? सबकी अपनी मर्जी है। ममता की 5 गर्भवती बहुएं अपनी अपनी डिमांड लेकर आपस में बहस कर रही होती हैं कि तभी राजवीर वहाँ आता है और ममता को सर झुकाए बैठे और अपनी 5 बहुओं को आपस में बहस करते देखकर उनके पास जाता है और ममता का माथा छूकर देखता है तो वो बुखार से तप रही थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे चुप करो पांचों की पांचों, जब देखो तो बक 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 बक। अरे सबको अपनी अपनी परी है, किसी एक ने भी अपनी सास के बारे में सोचा है क्या? अरे जहाँ लोगों को अपनी एक गर्भवती बहू संभालने में मुश्किल होती है, वहाँ तुम्हारी सास एक बुढ़िया होने के बाद भी अकेले ही 5-5 गर्भवती बहुओं को संभाल रही है। उसकी मदद करने की जगह तुम आपस में खरी खोटी सुनाई जा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम पांचों को। राजवीर इतना कहकर ममता को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है, जिसके बाद पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के वापस आने के बाद पांचों अब उससे माफी मांगती है और आगे से उसे परेशान ना करने का वादा करती है। गायत्री एक गरीब औरत थी जो अर्चना के घर में नौकरानी का काम करती थी और उससे आने वाले पैसों से वो अपना घर चलाती थी और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय गायत्री अपने काम से घर आती है और घर के बाहर अपने बेटे राम को बैठा देखकर खुश होकर कहती है, बेटा तू कब आया? तूने आने से पहले बताया क्यों नहीं? बता देता तो मैं पहले आ जाती ना। पता नहीं कब से यहाँ अकेला बैठा हुआ है। कोई बात नहीं माँ, अगर पहले बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो मुझे आपके चेहरे की ये खुशी देखने को कहाँ मिलती। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुझे देखकर तो और ठीक हो गई हूँ। लेकिन तू ऐसे अचानक कैसे आ गया बिना बताए? माँ, वो अचानक हमारी क्लास कैंसिल हो गई और कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, तो सोचा यहाँ रहने से अच्छा है कि क्यों ना आपके साथ ही बिता लूँ ये कुछ दिन। बहुत अच्छा किया, इस बहाने मैं भी कुछ दिन रह लूंगी तेरे साथ। माँ, आप सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लोगी या अंदर भी चलोगी? क्या करूँ बेटा, तुझे देखकर मैं सब भूल गई। चल अंदर चलते हैं। गायत्री इतना कहकर अपने बेटे राम के साथ घर के अंदर जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज
सुबह के समय राम का दोस्त समीर उसके घर आता है और उसे सोते हुए देखकर उसे उठाते हुए कहता है, अजीब इंसान है भाई तू। वैसे तो कभी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती और आज मिल भी गई है तो उसे सोने में गंवारा है। उठ जल्दी। भाई इतने दिनों बाद तो सुकून से सोने को मिला है, तो अब तेरा क्या मन है, अभी भी ना सोऊं? हाँ मत सो, जल्दी से तैयार हो जा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रीटा मूवी देखने जा रहे हैं, तू भी चल, थोड़ा साथ में घूमेंगे, मजा आ जाएगा। यार तुम लोग मुझे ले जाकर क्या करोगे, मेरा मन नहीं है। तुम लोगों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए मुझे लगता है। तू चलता है कि नहीं? अगर तू नहीं चला मेरे साथ तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। समीर के बार बार कहने पर राम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों तैयार होकर मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं, जहां राम की मुलाकात रीटा की दोस्त नेहा से होती है, जिसे देखकर राम देखता रह जाता है और अपने दोस्त समीर से धीमी आवाज में कहता है, भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो लड़की खड़ी है ये कौन है, तू जानता है क्या? नहीं भाई, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। एक काम करता हूँ, रीटा से ही पूछ लेता हूँ। रीटा ये कौन है, हमसे नहीं मिलवाओगी? हाँ क्यों नहीं, ये मेरी फ्रेंड है नेहा, अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। नेहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है समीर और ये उसका दोस्त राम। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसका बहुत घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ही ले आई। होप सो कि तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। नहीं रीटा, हमें क्यों बुरा लगेगा, और तुम्हारी फ्रेंड हमारी भी फ्रेंड हुई ना। एक काम करो, तुम और समीर जाके एंजॉय करो, मैं नेहा के साथ रहता हूँ। ओके अच्छा है, इसी बहाने इसको भी एक न्यू पार्टनर मिल जाएगा। रीटा इतना कहकर समीर को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नेहा और राम आपस में बातें करना शुरू करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नेहा और राम आए दिन किसी न किसी बहाने से मिलने लगते हैं। रोजाना एक दूसरे से मिलने के साथ में वो टाइम स्पेंड करते करते नेहा भी अब राम को पसंद करने लगी थी। एक रोज दोनों पार्क में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी नेहा राम से कहती है, राम मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिला है, वरना पापा के जाने के बाद तो माँ ने अपना सारा वक्त बस पापा के बिजनेस को ही दे दिया था। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ और ऐसे ही मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सही है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस कल एक बार मेरे लिए घर आकर मेरी माँ से मिल लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं कल ही समय से आकर तुम्हारी माँ से मिलता हूँ। अगले दिन सुबह राम इस बात से अनजान कि नेहा और कोई नहीं उसकी माँ की मालकिन अर्चना की बेटी है, जहाँ वो नौकरानी का काम करती है, उससे मिलने उसके घर जाता है। सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी गायत्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी माँ को वहाँ देखकर राम बहुत हैरान था और सोफे से खड़े होकर कहता है, माँ आप यहाँ काम करती हैं? माँ, ये तुम्हारी माँ है? हाँ आंटी जी, ये मेरी माँ है। क्या बात है बेटी, बड़ी अच्छी पसंद है तेरी। तुझे अपने घर की नौकरानी का बेटा ही मिला था शादी करने के लिए। ये शादी कभी नहीं हो सकती। माँ आप ऐसा मत कहिए, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। गायत्री आंटी ने हमेशा मुझे एक बेटी जितना प्यार दिया है। माँ आपने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अर्चना डर जाती है और ऊपरी दिल से शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ नेहा और राम की शादी की तारीख तक तय हो जाती है। यूं ही समय और निकलता है और राम और नेहा की सगाई के एक दिन पहले अर्चना गायत्री को बुलाकर कहती है, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ की है, इसलिए अपनी औकात कभी मत भूलना। और मैं चाहती हूँ राम और नेहा की सगाई और शादी सब हमारे ही घर से हो। मालकिन मुझे भी पैसों का कोई लालच नहीं है और माफ करिए, लेकिन सगाई तो मेरे घर ही होगी। हमारे यहाँ की रस्म है कि सगाई के लिए लड़की वाले ही आते हैं लड़के वालों के घर। खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने का बहाना ढूंढ लिया इसने।
तुम्हारे जैसे गरीब और उसकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारे घर से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने गरीब बेटे की सगाई बिना किसी रुकावट और तमाशे के कैसे पूरा करती हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के प्यार में मुंह बंद कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया नहीं। अर्चना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अपनी बेटी नेहा और अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर अर्चना गायत्री के घर जाती है, जहाँ की फीकी और सिंपल सजावट देखकर सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनाने के लिए वो गायत्री को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर सगाई की अंगूठी पर जाती है और गायत्री की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए अर्चना वो अंगूठी चुरा कर अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद सगाई की रस्म शुरू होती है, जिस पर पंडित गायत्री से कहता है, गायत्री जी, अंगूठी ले आइए, सगाई का मुहूर्त निकल रहा है। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आती हूँ। गायत्री इतना कहकर अंगूठी लेने के लिए कमरे में जाती है और वहाँ अंगूठी ना पाकर वो परेशान हो जाती है और बाहर आकर रोते हुए अपने बेटे से कहती है, राम बेटा, कमरे में अंगूठी नहीं है, लगता है अंगूठी चोरी हो गई। गायत्री, कितना झूठ बोलोगी? जिनकी अंगूठी देखने की औकात ना हो वो अंगूठी कहाँ से खरीदेगी? मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अंगूठी खरीदी थी पर वहाँ नहीं है जहाँ रखी थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारे मेहमान चोर हैं, जिन्होंने तुम्हारी सस्ती सी अंगूठी चुरा ली? आप लोग बहस करना बंद करिए, सगाई का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, अब यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं होगी। जहाँ हमारे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं, उस घर में हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। चल बेटी, मैं तेरी शादी एक अच्छे से घर में करवाऊंगी। अर्चना इतना कहकर अपनी बेटी नेहा का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नेहा अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से में कहती है, बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी और कितना मजाक उड़ाएंगी इन गरीबों का। मैं इतनी देर से इसीलिए चुप थी कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास खुद से हो जाएगा, लेकिन आपको एहसास तो क्या, पछतावा तक नहीं है। मैंने क्या किया है जो मुझे पछतावा होगा? माँ, आपने ही सगाई की अंगूठी चुराई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने सिर्फ इनकी बेइज्जती करने के लिए इतना बड़ा तमाशा किया, लेकिन आप ये भूल गई कि इनके साथ साथ आपकी बेटी की भी इंसल्ट हुई है। इसका मतलब तो यही है ना कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने पैसे से प्यार है। नेहा की बात सुनकर अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गायत्री से माफी मांगती है, साथ ही उसे उसकी सगाई की अंगूठी भी वापस करती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी खुशी सगाई को करते हैं और इस तरह से गरीब गायत्री के बेटे की सगाई की रस्म पूरी होती है। सुमित्रा अपनी दोनों बहुएं, बड़ी बहू प्रियंका, छोटी बहू शालू को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, जुग जुग जियो दोनों, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी में प्यार क्यों ना हो, मेरी देवरानी है ही इतनी प्यारी। दीदी तो झूठी तारीफ करती रहती है मेरी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप हो प्रियंका दीदी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम ज्यादा अच्छी हो। ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि मैं अपनी जेठानी जी से अच्छी रहूं। अच्छी तो केवल आप ही हो, और हाँ, कभी कभी छोटों की बातें भी मान लिया करो। वही तो मैं भी समझा रही हूँ कि बड़े जो बोलते हैं वही सही होता है, और मैं सही बोल रही हूँ। अरे अरे, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो, तभी तो तुम दोनों देवरानी जेठानी में इतना प्यार है। चलो अब काम कर लो थोड़ा। सुमित्रा के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बहुओं के बीच का प्यार देखकर बहुत खुशी होती है और यही चीज उसकी बहुओं में काफी अच्छी थी। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों बहुत ही शांति से प्यार से एक साथ घर में रहती थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सुमित्रा की गिरने की आवाज से वहाँ उसकी दोनों बहुएं आ जाती हैं और शालू बोलती है, अरे माँ जी, क्या हुआ? आप गिर कैसे गयी? चलो उठो। कमबख्त, यहाँ तेल किसने गिराया था? तेल की वजह से तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तो तेल? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ तेल किसने गिराया। अरे दीदी, आपसे ही तो तेल गिर गया था, भूल गयी क्या? मैंने खुद देखा था जब आपसे तेल गिरा। प्रियंका बहू, झूठ क्यों बोल रही है? तुझसे तेल गिर गया था तो साफ कौन करने आएगा? अब क्या तेरे मायके वालों को बुलाऊं साफ करने के लिए? जरा भी ध्यान नहीं रहता है क्या तेरे घर पर? चल अब साफ कर। माँ जी, शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा, वरना मैं तो साफ कर ही देती हूँ ना, आप तो जानती हो। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं अच्छे से। तुझे जब देखो कुछ न कुछ गिराती ही रहती है।
और तो और ऊपर से बात भी छुपा रही है कि तुझसे नहीं गिरा तेल। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे दीदी ने जानबूझकर नहीं गिराया था, उनसे गलती से गिर गया था। और अब तो वो साफ भी कह रही हैं। आप गुस्सा मत करो बस। अपनी जेठानी से ही कुछ सीख ले। देख तेरी गलती पर कैसे पर्दा डाल रही है। चल शालू बहू, मेरे पैर की मालिश कर दे, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कौन सा पर्दा डाल रही है? खुद ने तो माँ जी को बता दिया कि मुझसे तेल गिरा था और अच्छी बनने का नाटक कर रही है। अच्छे से जानती मैं अपनी देवरानी को। माँ जी के आगे दीदी से प्यार का ड्रामा करना पड़ता है, वरना तो मुझे मेरी जेठानी एक आंख ना भाए। अच्छा हुआ माँ जी से डांट पड़ी, बहुत तेज समझती है ना खुद को, ये सही हुआ। अरे अरे, ये तो देवरानी जेठानी का प्यार नहीं बल्कि झूठा प्यार था। दोनों अपनी सास के आगे एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सुमित्रा के आगे ही सही देवरानी जेठानी का प्यार देखने को तो मिल रहा था। ऐसे ही देवरानी जेठानी के झूठे प्यार में दिन निकल रहे थे और सुमित्रा इसी भ्रम में थी कि उसकी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा की पड़ोसन रमा आती है। रमा बहुत ही परेशान सी लगती है। रमा को परेशान देखकर सुमित्रा उससे बोलती है, अरे रमा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, अब जब से मेरे दूसरे बेटे की शादी की है ना, उसके बाद से घर में 2 मिनट की शांति ही नहीं है। क्यों? छोटे बेटे की बीवी कुछ ज्यादा झगड़ा करती है क्या? अब उसे क्या ही बोलूं मैं। मुझे लगा था बड़ी बहू थोड़ी समझदार है, वो उसकी बातों को दिल पर नहीं लेगी और दोनों देवरानी जेठानी आपस में प्यार से रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ती ही रहती हैं। अब तो हर घर का हाल यही है, जहाँ 2 बहुएं साथ है वहाँ ये सब होना ही है। हाँ, लेकिन बहुओं के मामले में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। देवरानी जेठानी साथ रहती हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं सकता कि ये देवरानी जेठानी है। दोनों में इतना प्यार है। सच में तेरी किस्मत तो खुल ही गई। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि इन दोनों में इतना प्यार कैसे है। सुमित्रा और रमा दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शालू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। सामने से प्रियंका भी आ रही होती है और वो पैर लगाकर शालू को चुपके से गिरा देती है और शालू को गिरा देखकर रमा बोलती है, अरे अरे बहू, संभल कर जरा, इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। शालू बहू, देख नहीं सकती है क्या? आंखें दी है ना भगवान ने, थोड़ा तो उसका इस्तेमाल कर लिया कर। माँ जी, आप क्यों सुना रही हो शालू को? एक तो वैसे ही बेचारी गिर गई है और ऊपर से आप दोनों उसे ही बोल रही हो। चलो शालू, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों देवरानी जेठानी के प्यार को। आज के समय में इतना प्यार, वो भी देवरानी जेठानी के बीच, देखने को मिलता ही कहाँ है। अरे काहे का प्यार, पहले तो खुद प्रियंका दीदी ने पैर लगाकर जानबूझकर मुझे गिरा दिया और इनके आगे महान बन रही है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब अपनों को ही तो प्यार करते हैं ना। मेरी देवरानी शालू मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। प्रियंका शालू को उसके कमरे में लेकर जाती है और आराम से बेड पर बैठाकर बोलती है, देवरानी जी, अब ना आप इसी कमरे में पड़े रहो। मेरा मतलब है आराम करो तुम यहीं पर। मुझे पता है, आपने मुझे जानबूझकर गिराया था ना, ताकि माँ जी के आगे महान बन सको। हाँ तो क्या कर लोगी तुम? मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही लिया है ना। कितनी ड्रामेबाज हो आप। माँ जी के आगे इतना प्यार दिखाती हो और उनके पीठ पीछे सारा प्यार गायब। तुम भी तो बराबर झूठ बोलती हो। तुम भी तो बोलती हो ना, दीदी आप कितनी अच्छी हो, दीदी ये दीदी वो, दीदी सब कौन करता है? दोनों की वहीं पर बहस शुरू हो जाती है और दोनों का झगड़ा होने लगता है। लेकिन इस बार दोनों को लड़ाई करते हुए उसकी सास देख लेती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, हे भगवान, अब तक ये दोनों मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं है कि जिस चीज को ये झूठ मान रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं सच भी है। इन दोनों में प्यार तो है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता। अब तक तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब पता लग गया है तो क्यों ना मैं ही इनको ठिकाने लगाऊं। सुमित्रा को अब अपनी बहुओं की सच्चाई का पता चल गया था, इसीलिए सुमित्रा झूठ बोलकर शालू को लेकर जाती है और अपने घर के ही स्टोर रूम में बंद कर देती है। काफी देर तक जब शालू दिखाई नहीं देती तो प्रियंका सुमित्रा से बोलती है, माँ जी काफी देर हो गई है, शालू दिखाई नहीं दे रही है। आपने कहीं भेजा है क्या उसे? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, यही कहीं होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। इतनी ज्यादा देर हो गई,
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शालू इतनी देर तक मुझे बिना टोके रह जाए। ठीक तो होगी ना वो? मुझे एक बार घर में देखना चाहिए। प्रियंका को शालू की चिंता होने लगती है और वो पूरे घर में देखने लगती है। तभी उसे घर के स्टोर रूम में शालू बेहोश मिलती है। वो शालू को होश में लेकर आती है और बोलती है, शालू तुम ठीक तो हो ना? जब तुम्हें पता है कि धूल मिट्टी में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे लगा ही था आप मुझसे थोड़ा भी दूर रहोगी तो परेशानी हो जाओगी। लेकिन तुम वहाँ गई ही क्यों? प्रियंका शालू से पूछ ही रही होती है कि वहाँ सुमित्रा आ जाती है और बोलती है, शालू को स्टोर रूम में मैंने ही बंद किया था। लेकिन माँ जी, आपने मुझे स्टोर रूम में क्यों बंद किया? माँ जी देखो, आपकी वजह से शालू की तबीयत खराब हो गई। आपने ऐसा क्यों किया था? तुम दोनों ये ड्रामा कर रहे थे ना मेरे पीठ पीछे कि दुश्मन हो एक दूसरे के। अब देख लो, दोनों एक दूसरे के लिए कितने परेशान हो गए थे। लेकिन आपको कैसे पता? उस दिन मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देख लिया था। जानती हूँ देवरानी जेठानी में थोड़ी बहुत तू मैं चलती है, लेकिन प्यार भी होता है। तुम दोनों में तो कुछ ज्यादा ही प्यार है, वो तो पता चल ही गया अब दोनों को। सुमित्रा के एक झूठ से दोनों देवरानी जेठानी के बीच में सच में प्यार आ जाता है और उसके बाद दोनों कभी पीठ पीछे भी लड़ाई नहीं करते हैं और आपस में प्यार से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।